नमस्कार दोस्तों, तपस्या में आपका स्वागत है। आज 9 नवंबर 2023 का करंट अफेयर देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर में क्या रेलिवेंट चीज़ें हैं जिसको अंडरस्टैंड करना प्री पर्सपेक्टिव से एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों इम्पोर्टेंट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ जो है वो बिहार गवर्नमेंट के रिजर्वेशन प्लान को लेके है। सो इसको डीप में समझेंगे कि क्यों 65% रिजर्वेशन की बात हो रही है बिहार में, जबकि 50% का जो इंदिरा सोनी का केसेज है वो वहाँ पे एक कैप लगाता है कि 50% से ज़्यादा आप लगा नहीं सकते। फिर वो मंडल कमीशन भी समझेंगे इसमें, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो इंदिरा सोनी केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। फिर रिजर्वेशन का जो कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो आर्टिकल्स के अंदर में कुछ चीज़ें हैं ऐसे, जैसे आर्टिकल 15(4) को समझने की कोशिश करेंगे छोटा सा, क्योंकि ये तो करंट अफेयर का सेशन है तो इसमें ज़्यादा डीप में तो जा नहीं सकते। लेकिन यस, 15(4), 16(4), जैसे 15(3) में आप सबको पता है वुमेन और बच्चों को लेके जो है बात की गई है, तो 15(4) में क्या बात की गई है उसको एनालाइज करेंगे कि रिजर्वेशन की बात कहाँ है, कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशन की बात होती है। और फिर जो 16(4) है वो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, रिजर्वेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के समय पे कैसे दी जाती है, तो वो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और बिहार गवर्नमेंट की पूरी वो की जो उनकी जातीय जनगणना हुई है अभी, कास्ट रिपोर्ट जो आई है, कास्ट सर्वे, उसके बेस पे जो वहाँ पे जो कितने परसेंट लोगों का कैलकुलेशन है, एक डेटा मिला है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इस टाइप की, बिहार गवर्नमेंट एक इस टाइप की पॉलिसी लानी चाहती है, और विधानसभा में कहा है भी कि 65% का रिजर्वेशन टोटल होना चाहिए, और 10% जो है EWS को ऑलरेडी चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 75% रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट में, अगर ऐसा कैबिनेट एक्सेप्ट कर ले और अगर उसको पास हो जाता है तो वो 75% का रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट में होगा, प्लस 10% आप EWS को भी जोड़ दो। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट में भी है, 69 के आसपास है। कुछ और भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन को लेके एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप सबको पता है कि डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है वहाँ पे, कुछ लोग जो है वो आंदोलन भी कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आप लोग के लिए जो MP उसके लिए एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बनेगा UPSC के लिए, वो मोस्टली मेरे हिसाब से जो है, आप ऐसा समझ लें कि आर्टिकल 14, 15, 16, इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। तो आर्टिकल 14, 15, 16 के जितने भी जाके आप डीप में स्टडी कर सकते हो कर लो। लक्ष्मीकांत तो पहले पढ़ ही लो, और लक्ष्मीकांत के अलावा जो भी आपको डिटेल में पढ़ना है वो आप जहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ो। अदरवाइज़ तो हमारा कंप्लीट पॉलिटी सीरीज चलेगा और मैं चला रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी नॉर्मल बातें नहीं करूँगा, उसमें डीप डिस्कशंस होते हैं। तो इसीलिए मैं उसको टाइम ले के बनाता हूँ कि जब तक मुझे उसके सारे रिसोर्सेज क्लियर नहीं हो जाते हैं, जब तक सारे एक भी ऐसा पॉइंट जो आपको गलत पहुंच जाए जिसकी वजह से आपकी कैरियर बर्बाद हो जाए, तो वो कोशिश नहीं करता हूं मैं। तो कोशिश करता हूं कि पहले रीड करूं, अंडरस्टैंड करूं, जितने भी उसके केस लॉज हैं उसको भी समझूं, उसके बाद जाके मैं एक वीडियो बनाऊं। पॉलिटी को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ मैं। सो ऑन दैट बेसिस आपको वहाँ को ये वीडियो आप देखने को मिल सकता है। दूसरा है कि कॉन्गो, रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो जो है, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो जो है, वो जो कॉन्गो है वो मोस्टली अभी न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जो ईस्टर्न कॉन्गो का पार्ट है वहाँ से मूव कर रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं और कहीं दूसरी ओर अपने ही उसमें कहीं और की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो जो चेंजेज हो रही हैं, वहाँ से जो लोग भाग रहे हैं, करीब करीब मिलियंस में लोग हैं, तो क्यों जा रहे हैं, तो कॉन्गो का क्राइसिस समझेंगे। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्यों, क्योंकि मैपिंग में आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि कॉन्गो कौन कौन सी स्टेट को, कौन सी कंट्री को टच करता है, और आपको उसमें से नाम दे देगा कि तंजानिया और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं आपको मैप पे दिखा दूंगा वो। तो इसको मैं मैप पे दिखा दूंगा आपको, और उसका जो, क्योंकि अब एक चीज़ और भी समझने की आपको ज़रूरत है कि अगर हमारी वीडियो को लगातार आप देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा भी कि नाइजर कूप मैंने आपको समझाया था, गेबोन में समझाया था, माली का मैंने इंसिडेंट समझाया था, मोरक्को का अर्थक्वेक समझाया था। सेम चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपको ट्रैक करनी आनी चाहिए कि पिछले एक साल में जो अफ्रीकन जो कंट्री हैं उसमें कितनी क्योस अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, और उसका रीजन क्या है, रिसोर्सेज है, टेररिज्म है, क्या है ऐसा रिसोर्स, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो अफ्रीकन कंट्री हैं वो इतने डिस्टेबलाइज हैं। आप एशियन एशियन को भी देखेंगे तो आप म्यांमार में देखेंगे कि आपको एक टाइप की चीज़ें हो रही है। पाकिस्तान जो है वो अपने आप में
आपको पता ही है कि किस हिसाब से गुजर रहा है टेररिज्म से। अफ़गानिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं इधर भी, लेकिन आपको इनके साथ अफ्रीकन को भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको जो अमेरिकन में देखेंगे तो ब्राज़ील को आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्राज़ील में किस टाइप की चीज़ें हो रही है। तो टिल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के सिनेरियो। आई मीन दैट कि मेरे हिसाब से आपको वो समझना आपके लिए काफ़ी वो हो जाएगा, आप उसको इन्फॉर्मेशन की तरह रटेंगे। और जब आप इन्फॉर्मेशन के तरीके से किसी चीज़ को रटते हैं तो वो 1 2 दिन 5 दिन बाद वो गायब हो जाता है आपके ब्रेन के अंदर से। सो रेदर देन आप मगिंग जो इन्फॉर्मेशन को जो मग करते हैं वो भी तरीका है, आप किस तरीके मग करें, किस तरीके से उसको याद करने की, रिमेम्बराइज करने की, किस तरीके से रटने की कोशिश करें इन ले लैंग्वेज। लेकिन वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी जो 26 मई का टाइम है, तो उससे पहले का समय जो है आप डीप में पढ़ें, रेदर देन कि आप अभी से रटना स्टार्ट करें। सो एक बार अगर कॉन्गो का कंसेप्ट समझ जाओगे, जैसे मैं नाइजर कूप समझाया था कि क्यों हुआ था, क्यों ने मिलिट्री टेक ओवर कर लिया था, सो वैसी चीज़ें अगर आप एक बार समझ जाओगे कॉन्गो से रिलेटेड, तो आपको वो दोबारा जो न्यूज़ आएगी ना, तो उसमें आपको केवल फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारा वीडियो जो होता है वो छोटा वीडियो नहीं होता है, मैं ये मानता हूँ, और मैं इसको छोटा रखना भी नहीं चाहता। मैं चाहूँ तो 20 मिनट के वीडियो बना दूँ, लेकिन वो मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद ही क्लैरिटी नहीं आती है, मैं खुद ही नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये प्री में नहीं पूछा जाएगा तो मेंस में आपके लिए एक आंसर राइटिंग में एक एज मिले दूसरे स्टूडेंट से, कि हाँ करंट अफेयर में अगर आप उसको सब्सटेंट कर सकते हैं उसको आंसर को कहीं भी, तो आपके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल होगा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तीसरा है कि रश्मिका मंदाना का आपने सबको पता होगा कि डीप फेक वीडियो जो है उनको इसको लेके, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिसयूज हो रहा है उसको लेके थोड़ा सा है। तो आप अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आप सबको पता है कि जो यूके जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे एक सबमिट किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कि क्या गवर्नेंस, एआई गवर्नेंस को लेके। सो उस बेस में हमको ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे कुछ लोग, अब राइटर्स क्या हो गया कि अगर इस टाइप की जो फेक वीडियो जो आ रही है, जब जहाँ पे आपकी शक्ल के ऊपर दूसरे लोगों की शक्ल चढ़ा देते हैं, फिर आपको एडिटिंग जो है जो वीडियो को ऐड करना, चेंज करना, तो उसकी वजह से क्या है कि टेक्नोलॉजी आती है तो आपके साथ साथ जो है डिसएडवांटेज भी लाती है। आपको अगर प्रॉफिट देती है, इट्स अप टू यू कि आप उसका कैसा सदुपयोग करते हैं, कैसा यूज करते हैं। सो रेदर देन कि आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे सीधे प्रोहिबिट कर दो, मना कर दो, और इसको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो एआई के थ्रू जो भी हो रही हैं वो आप उसको रोक दो, एक ऐसा कानून बना के कि नहीं नहीं नहीं, वी डोंट नीड सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच विल डिस्ट्रॉय दी, जो भी है लोगों की डेमोक्रेसी ख़त्म कर दे, या डिफरेंट तरीके से जॉब ख़त्म कर दे, या जिस फील्ड में जाए वो ख़त्म कर दे। इससे बेहतर ये है कि आप उसको वो देखो कि उसको कौन से एरिया में यूज करना है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इस ऐसे एरिया में यूज हो जिस पे उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम पड़े और उससे काम आसान हो जाए सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए, तो उसका यूज उस एरिया में करना चाहिए। दैट मीन रिस्ट्रिक्टेड यूज होना चाहिए, और जो लिमिटेड एक टाइप का लिमिटेशंस होने चाहिए कि इस एरिया में इतना लिमिट है, और उसके बेस पे आपकी जो है पॉलिसी बननी चाहिए। सो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को लेके, और ख़ास कर ये अभी इनके केस में देखा गया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन इसको हमें कोई भी पॉलिसी जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। जैसे भी आप जब लॉ ड्राफ्ट होता है तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे फेजेस से गुजरता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो उसमें ऑब्सोलीट होती है, उसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन लॉ बनाते समय उसमें रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका डिस्कशंस होते हैं, रीडिंग 1 होती है, रीडिंग 2 होती है, जो पार्लियामेंट उस पर डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बैठती है, वो उसको हटाती जाती है, और उसके बाद भी कोई अगर दिक्कत होता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो लॉ चैलेंज होता है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो सेक्शंस हैं, या फिर ये जो भी क्लॉज है जिसकी वजह से वो पूरा जो कानून है वो ख़राब हो रहा है, तो वो उस चीज़ को हटाता है, रेदर देन वो पूरा कानून को हटाने से बेहतर। अगर ऐसा चीज़ हो जाए कि पूरा पूरा पॉलिसी ही ख़त्म करनी पड़े, क्योंकि वो कुछ ऐसा बड़ा सा उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो ही जाके हम उस कानून को हटाते हैं, अदरवाइज हम उस क्लॉज को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो सेम एटीट्यूड आप जो रखना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को लेके भी रखना है।
आप चीज़ समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो ब्लैंकेट बैन की बात जब भी करें कि ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू ए गुड डिसीजन एज पर द क्रिटिक्स जो भी लिख रहे हैं कि एआई को सीधे बंद कर दो, ब्लैंकेट बैन कर दो। नो, rather than we are going to take a such type of a step which will reduce the misuse of artificial intelligence एंड जैसे गवर्नेंस है, गवर्नेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना यूज हो, मेडिकल के क्षेत्र में कितना यूज हो, आप उसको एक टाइप का लिमिटेड यूज बनाओ और उसका चेक एंड बैलेंस रखो। बल्कि आप सीधे सीधे बोल दोगे तो दुनिया एआई का यूज करेगी, आप नहीं करोगे तो आप तो बहुत पीछे रह जाओगे। सो ऑन ये एक टाइप का न्यूज़ था डीप फेक को, तो मैं आपको यहीं पे समझा दिया हूँ। इंडिया भूटान को रिलेशन को लेके आप सबको पता है कि इंडिया भूटान को रिलेशन में अभी कुछ चीज़ें, अभी जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भूटान थे, मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ कि कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरा वीडियो लगातार सुनेगा तो वो बोलेगा सर रिपीटेड चीज़ें हैं, मुझे तो याद हो गया। सो मैं कह रहा हूँ कि आप भूटान को, तो हमारा आज का दोस्त तो था नहीं, बहुत पुराना 1949 1947 के आसपास की बात है। फ्रेंडशिप रिलेशन है हमारे इनके साथ, ओपन बाउंड्री है, मैंने ये बताया था। तो वो इनकी बाउंड्री सेटलमेंट को लेके ये तो थोड़ा सा जो थे वो चाइना की ओर गए थे, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन उसके जस्ट बाद इंडिया में इनके जो है किंग जो है वो इंडिया में है अभी। सो इंडिया में वो डिफरेंट डिफरेंट रेल लिंक्स जो हैं उसको जोड़ने की, जैसे गुवाहाटी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भूटान से, फिर और बंगाल को कोशिश कर रहे हैं जोड़ने से भूटान से। सो आप मैप पे एक बार इंडिया भूटान का वो देख लेना कि कौन कौन सा एरिया जो है वो और कौन कौन सी स्टेट जो है वो भूटान को टच करता है। आपके लिए ये होमवर्क है एक टाइप का कि आप कम से कम जब मैं भूटान पर आ रहा हूँ तो भूटान का मैप खोल के बैठो कम से कम। क्योंकि आप अगर ये 20 मिनट भी 15 मिनट भी मेरा वीडियो सुनते हो तो आप ये मान के चलो कि आपको पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समहाउ मैं इतना 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको बना के देता हूँ। सो जब भी भूटान, जैसे मैं ये कोई रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं कॉन्गो पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको मैप, अफ्रीकन मैप खोल के देखो एक बार, पॉलिटिकल मैप, और उसमें देखो कि राइट साइड में तंजानिया है कि नहीं, कि युगांडा है कि नहीं है, लेफ्ट साइड में कॉन्गो है कि नहीं है। तो अगर आप इसको ट्रेस करना स्टार्ट कर देंगे मेरे साथ तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। रेदर देन आप सुने हमारी चीज़ें, वो आपको कंसेप्ट देगा लेकिन साथ साथ आप मैप भी खोलो। तो अगर मैं इस टाइप की चीज़ें पढ़ाऊँ, जैसे भूटान पढ़ाया, तो भूटान के बारे में ये है कि हमको रेल लिंक इनसे जोड़ना है, इनसे जो है कनेक्टिविटी जोड़नी है। और भूटान की इकोनॉमी मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे डिपेंड करती है और टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब से ये कोविड हुआ है तो टूरिज्म सेक्टर जो है भूटान का बहुत ही नीचे चला गया है। और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि भूटान जो है वो उससे उभर नहीं पा रहा है, जबकि वो बहुत ही अपने आप में कंजर्वेटिव कंट्री है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखती है। लेकिन वर्ल्ड के जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हैं वो भूटान के ऊपर देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑन दैट सिनेरियो जो भूटान के किंग हैं वो इंडिया से बात करने आए हैं, चाहे वो रीजनल कनेक्टिविटी को लेके हो या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके हो, या फिर जो है कैसे हम बांग्लादेश के साथ हम ट्रेड करें। भूटान कह रहा है कि मैं बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मेनलैंड इसके साथ जो इंडिया जो है वो बीच में आता है, तो इंडिया बोल रहा है कि मैं हेल्प करूँगा तुम्हें भूटान तक पहुँचाने, बांग्लादेश तक पहुँचाने में। सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री तक भूटान को पहुँचाना, एक जब जो नेबर्स है उसके तक पहुँचाना इंडिया का रोल है। तो इंडिया का रोल हमेशा से भूटान के साथ अच्छा रहा है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया और भूटान का रिलेशन, इवन चाइना का डोकलाम के इशू होने के बाद भी और डिफरेंट डिफरेंट इशू होने के बाद भी, डोकलाम एक इशू है और दूसरा इशू ये है कि जो चाइना जो है वो भूटान के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर भी अपना दावा पेश कर रहा है, ताकि जो भूटान जो है वो थोड़ा सा एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, कि हड़बड़ा जाए, घबरा जाए और वो चाइना को से बात करना लगे, डिप्लोमेसी स्टार्ट करने। भूटान के रिलेशंस मैंने आपको बार बार बताए हैं कि भूटान P5 कंट्री के साथ कभी भी डिप्लोमेसी नहीं रखता था। P5 कंट्री, परमानेंट 5 कंट्री, UNSC का जो 5 कंट्री होती हैं, रशिया, चाइना और USA, UK एंड फ्रांस, इनके साथ इनका कोई डिप्लोमेसी रिलेशन नहीं था। लेकिन अभी जो है 2000 के बाद भूटान जो है वो अपना इसको चेंज किया है, तो आपको वो भी समझने की ज़रूरत है। WHO ने वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट एक लेके आया और कहा है कि 2 साल में जो कोविड की वजह से जो टीबी की जो डायग्नोसिस नहीं होता था, उसकी वजह से इस बार का टीबी के डायग्नोसिस होने में, टीबी में की रिपोर्ट में उछाल आया है। दैट मीन्स कि जो पिछले साल में जो टीबी के जितने मरीज थे उससे ज़्यादा मरीज इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो हमको तो टीबी रिड्यूस करना था, हमको टीबी ख़त्म करना था, WHO ने तो ये कहा था। लेकिन अगर इतना केस बढ़ेगा तो कैसे करेंगे? उसमें भी देखेंगे कि इंडिया, इंडोनेशिया और एक और भी कंट्री हैं,
हम डिटेल में जब जाएंगे तो देखेंगे, मैं भूल गया हूँ उसका नाम। और वो इंडिया, इंडोनेशिया और वो तीसरी कंट्री जो है वो मिलके अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास का आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। तो इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जहाँ पे टीवी के अच्छे खासे जो है वो मरीज हैं, और हमें उसमें काम करने की ज़रूरत है। और टीवी के बारे में मैंने आपको बार बार बताया कि टीवी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, MDR, XDR, तो आप उसको ज़रूर देखें। कतर का डेथ सेंटेंस का केसेज आप सबको मैंने अलग वीडियो बना दिया है, आप प्लीज़ जाके वहाँ पे देखें कि कैसे जो कतर में जो हमारे कुछ लोग थे, जो नेवी के लोग थे, वो जो वहाँ काम करते थे एक प्राइवेट कंपनी में, उसको जो है वो स्पाई करने या स्पाइनोजिस बोलते हैं उसको, जासूसी करने के उसमें जो में डेथ सेंटेंस दिया गया है। मैंने उसको डीप में वीडियो बना दिया है, आपको डिटेल में बना दिया है कि ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी कि लोगों ने अफवाह इस टाइप का बना दिया था कि बस अब डेथ सेंटेंस हो गया तो बस हो गया, अब उसको फांसी लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोअर कोर्ट जाएगा, फिर उसका अपील में जाएगा, फिर उसके बाद जो उसका कोर्ट ऑफ सेशंस बोलते हैं उनके यहाँ पे शायद सुप्रीम कोर्ट को, वो वहाँ पे जाएगा। और उसके बाद जो है वो किंग जो है आमिर होते हैं उनके पास जाता है। अगर किंग को लगता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, तो जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे किंग जो होगा वो उसको माफ़ कर सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं अभी, रेदर देन कि हम सरेंडर कर दें कि नहीं हमारे बंदे को हम नहीं बचा सकते। सो इसमें बहुत सारे लोगों को सेंटेंस जो है वो, और ऐसा इनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजराइल को दे दिया है। तो वो है पूरा कतर का अब डेथ केसेस, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। नारायण मूर्ति साहब कहते हैं कि 70 घंटे जो है वो काम करोगे तो जर्मनी और जापान की तरफ बन जाओगे। लेकिन राइटर उसी के बारे में लिखता है कि 70 आवर वर्क जो है इन वीक जो है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है, और उसको हम डिस्कस करेंगे कि केवल 70 घंटे लेबर लॉ स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा, रेदर देन कि आप इनोवेशन पे ध्यान दें। आपने इनोवेशन में आपने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्च किया है। तो राइटर उसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज का एडिटोरियल भी है। सो ये है। नेक्स्ट, पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बोले कि हमने जो अभी राजस्थान के कुछ गवर्नमेंट कुछ वहाँ पे गए थे पॉल्यूशन के गाइडलाइंस के लिए, तो बोलते कि हमने जो अभी पॉल्यूशन के लिए जो गाइडलाइंस दिए हैं वो केवल दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे जो ऑल ओवर इंडिया के लिए ये लागू होगा। और उसको आपको अप्लाई करना है कि आपको पॉल्यूशन ये केवल दिल्ली का रहेगा नहीं रहा। मैंने बार बार बोला कि मुंबई पॉल्यूशन देखोगे तो अब से पॉल्यूशन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और पॉल्यूशन के ऊपर भी मैंने एक दिल्ली एयर पॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना दिया है अलग से। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो मैं अलग से बना देता हूँ वीडियो, तो आप उसको पॉल्यूशन में, मैं उसमें सब एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बताया, सेकैम भी बताया, उसमें जितने भी बॉडीज़ हैं वो भी बताया, CPC भी बताया, एयर एक्ट के अंदर जो है 1981 के अंदर है वो भी बता दिया। तो आप उसको देखें, क्योंकि आपको क्या है कि ये करंट अफेयर वीडियो मैं वो चीज़ नया दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया। जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं आपको अलग से वीडियो, एक्चुअली क्या करता है कि मैं वीडियो, अगर आप पूरे वीडियो देखने जाओगे तो 40-45 मिनट का वीडियो होता है। तो उस वीडियो में होगा क्या कि आपको मिलेगा नहीं, वो टॉपिक नहीं मिलता है आपको। फिर बोलते हो कि सर आपने 50 मिनट में कहाँ पढ़ाया, मुझे कुछ नहीं पता। और हम आपको पता है कि वन मैन आर्मी हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो मैं उसका टाइम का डिवीजन भी नहीं कर पाता हूँ कि कितने मिनट पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जो लिखते हैं, जो बड़े बड़े जो क्रिएटिव्स लोग करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि पॉल्यूशन का जो टॉपिक है, जैसे कल का पेपर मैंने नहीं बनाया, रीजन क्या बता रहा हूँ कि कल के पेपर में गवर्नर न्यूज़ में था। लेकिन मैं अगर आपको गवर्नर के, मैं सारे न्यूज़ पढ़ रहा था पिछले 5-6 महीने के जितने भी न्यूज़ है, तो मैं देख रहा था कि तमिलनाडु में, केरला में, पंजाब में, अलग अलग जगह जो है गवर्नर न्यूज़ में है। और कहीं पे गवर्नर न्यूज़ में है आर्टिकल 200 के अंदर, कहीं पे है 163 के अंदर, कहीं पे गवर्नर का कोई और रोल है। ठीक है, तो मैं इस पूरे गवर्नर के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, मैं जो वीडियो कंप्लीट पॉलिटी बनाऊंगा वो तो बनाएगा, लेकिन गवर्नर क्योंकि इतने न्यूज़ में है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या केसेज है, फिर शमशेर सिंह का केसेज है, फिर सरकारिया कमेटी है, फिर आप सबको पता है पुंछी कमेटी है, फिर उसके बाद दूसरा केस है SR बोमई का केसेज है। तो इतने सारे गवर्नर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अदरवाइज करंट अफेयर खराब हो जाएगा। तो मैं गवर्नर के ऊपर पूरा एक अलग वीडियो बनाता हूँ 20-25-30 मिनट का, और मैं आपको तपस पे डाल देता हूँ। तो जब भी मैं गवर्नर की बात पढ़ाने के लिए अगली बार करंट अफेयर में आऊँगा तो मैं आपको कहूँगा कि आप तपस के साइड पे चले जाओ, तपस के यूट्यूब में गवर्नर डालना और आपको मिल जाएगा। 30 मिनट में वहाँ पढ़ना, गवर्नर का पूरा सार पढ़ो और ख़त्म करो और आगे बढ़ जाओ। अंडरस्टैंड? इसी के रीजन से मैं हर चीज़ का एक अलग वीडियो 15-20-25 मिनट में बनाता हूँ कि आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल हो।
और इसमें जो है वो जो भी बंदा होगा वो पूरा करंट अफेयर मिलेगा उसको, उसको एक टाइप का मेंस टाइप का पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो इस बेस पे ये वीडियो बनाने का मेरा स्टाइल है और इस स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ। अब जैसे एक न्यूज़ था कि आज की पेपर में है हिंदू में कि इंटरनेशनल लॉज वर्सेस म्यूनसिपल लॉ। मेरे को नहीं लगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए टिल देन कि आप लॉ ग्रेजुएट हो और आपका ऑप्शनल है डोमेस्टिक लॉ। इनकम टैक्स से रिलेटेड था कुछ इस टाइप का। लेकिन जब भी इंटरनेशनल लॉज और म्यूनसिपल लॉ बोला जाता है मोस्टली डोमेस्टिक लॉ को, जो हमारे यहाँ का कानून है कॉन्स्टिट्यूशन से। सो जब भी एक ऐसी चीज़ें जब आपको इंटरप्रिटेशन करना हो इंटरनेशनल लॉ को, तो इस तरीके से करें, डोमेस्टिक लॉ का भी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करें कि इंटरनेशनल लॉ में जो भी आपने कन्वेंशन साइन किए हैं, जितने भी कन्वेंशन साइन किए हैं वो डैमेज ना हो जाए। जैसे आपने मान लो कि कोई ट्रीटी साइन कर लिया, कोई कन्वेंशन साइन कर लिया है इंटरनेशनल लेवल पे और वो गवर्न हो रहा है इंटरनेशनल लॉ से, और आप कुछ डोमेस्टिक लेवल का जो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, डोमेस्टिक लॉज का जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर रहे हो कि आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन डैमेज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा मैं आपको। सो अगर वो खत्म हो रहा है तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग एज पर द राइटर्स। सो और जब इंटरनेशनल लॉ हम लोग पढ़ा करते हैं तो इंटरनेशनल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी कभी आपको डोमेस्टिक लॉ को ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। तो उस ऐसा भी नहीं है कि ऐसा है, लेकिन राइटर इस वाले केसेज में ये कह रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल इनकम टैक्स वाले केसेज में मोस्टली अभी जो आज का जो न्यूज़ है। सो अगर आपको इंटरनेशनल लॉज और म्यूनसिपल लॉ मतलब बार बार बोल रहा हूँ डोमेस्टिक लॉ, इंडिया का लॉ कानून, इंडिया का जो कानून है, जो भी कानून हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो भी आपको स्टैट्यूटरी लॉज हैं, वो अगर इस टाइप को इंटरप्रेट करना हो और किसी चीज़ में मान लो कि कोई ऐसा केसेज आ गया जिसमें इनकम टैक्स के बारे में आपको, जैसे आज के जो है वो मोस्टली जो है वो डबल टैक्स DATT करके है ना, शायद उसको उसके ऊपर है, तो वो देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़ एंड ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, और ये ओवरव्यू से आपको मोस्टली जो बच्चे के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है वो क्या करते हैं कि इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। और उसमें क्या मोस्टली क्या होना चाहिए कि आपको शुरुआती के 10 मिनट में जो स्टूडेंट को लगे कि मुझे प्री के बेस पे समझ में आना चाहिए कि आज के पेपर में न्यूज़ में क्या है, तो शुरुआत के 15 मिनट अगर आप वीडियो देख लिए मेरा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस कि ये आज न्यूज़ में है और इसके अलावा पेपर में मुझे कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप खुद भी जाके ये चीज़ पढ़ ले रहे हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन जिसको भी ये इंटरेस्ट है कि थोड़ा सा मैं डीप में समझ लेता हूँ कि क्या है बिहार का रिजर्वेशन, कॉन्गो, डीप फेक वीडियो, तो वो हमको 15 मिनट से 20 मिनट की जो भी वीडियोज़ हैं उसके आगे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगले 15 से 20 मिनट। मैं जानता हूँ कि इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, लेकिन मैं एज़ यूजुअल थोड़ा सा ट्रेडिशनल बंदा हूँ कि आपको देखने की आदत डालनी पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़। यस, सो आप सबको पता है कि मिजोरम, ये 5 जगह पे इलेक्शंस हैं, 5 स्टेट में इलेक्शंस हैं और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। सो आ जान देते हैं। और अभी जो पहला चरण चल रहा है मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सो इलेक्शंस हो रहे हैं। सो अगर ये इलेक्शंस में अगर आपको पोलिंग अगर बढ़ता है, अगर रजिस्टर्ड मोस्टली जो होता है कि वोट परसेंटेज बढ़ता है, अगर वोटिंग बढ़ता है, तो दैट मीन्स कि आपकी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ है। आप ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप सबको पता है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो 5 स्टेट में इलेक्शन है, आ जान दो रिजल्ट 3 दिसंबर को, फिर उसके बाद बात करेंगे। केवल तब तक के लिए आप केवल एक चीज़ कर लेना, मैंने एक बार और भी पढ़ा दिया था कि MP में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, राजस्थान में और जो भी एक स्टेट है, आई थिंक तेलंगाना है मेरे हिसाब से, या आंध्र में, कहाँ तो चल रहा है इलेक्शन, तेलंगाना होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो इन पांचों में लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, आप उसको केवल याद कर लो, लिख लो कहीं पे, चार्ट बना लो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैचिंग में अगर आ गया, UPSC का पैटर्न इस तरीके का हो गया है कि ओनली वन ओनली टू बोथ, इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं, तो और जो आपके जो रिजेक्शंस मेथड हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको एग्जैक्ट डेटा पता हो जाए। तो अगर ये आपको पता चल गया, जैसे मान लो कि MP में मान लो कि मेरे हिसाब से तो 29 है और लोकसभा 11 है, तो आपको इस हिसाब से याद रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में देख लो, ठीक है, इस हिसाब से अगर याद रखोगे, राजस्थान में देख लो, लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, और एक लेवल पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली भी देख लोगे तो और बेहतर है। तो एक चार्ट बना लो और उसको टांग के रख दो। तो ये इलेक्शंस के न्यूज़ में ये था। बिहार सीक टू रेज कोटा टू 65 आफ्टर टेबलिंग कास्ट सर्वे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैंने ये कहा कि जो रिजर्वेशन है वो आप करो, लेकिन रिजर्वेशन में इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने इससे पहले एक कास्ट सर्वे किया। आप सबको पता है कि कास्ट सर्वे को लेकर कितना एक टाइप का
झगड़ा चला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर ये हाई कोर्ट तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, फिर बोले कि नहीं आप कर सकते हो, पॉलिसी मैटर में कर सकते हो कास्ट सर्वे। क्योंकि मोस्टली कास्ट सर्वे जो होता है, कास्ट का जो भी सर्वे होता है वो सेंसस जो करवाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम करवाती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है, तो वो तो मोस्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। लेकिन ऐसे मामले में जहाँ पे आपको पॉलिसी बनाना हो तो कास्ट सर्वे स्टेट कर सकता है, वो जजमेंट से आया था। सो इन्होंने ये पाया कि जो ओबीसी है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज है, जो उनको दोनों को अगर ईबीसी प्लस उसको बोलते हैं तो 63% है इनका बिहार में, जबकि बाकी लोग का भी परसेंटेज बड़ा है, लेकिन इसके हिसाब से जितना इनका वो वहाँ पे लोग हैं उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन नहीं है। तो ऐसा इनका कहना है नीतीश कुमार का कि क्यों ना हम इनको बढ़ा के, आप सबको पता है कि एसटी एससी को तो ऑलरेडी है, ओबीसी को भी है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो ईडब्ल्यूएस है। तो ऐसे मिला के इन्होंने बोला कि एसटी का जितना है उसमें भी थोड़ा बढ़ा देंगे, एससी का भी बढ़ा देंगे, मान लो कि उसका 19 था तो 20 कर देंगे, एससी का 2% कर देंगे, ऐसा। ओबीसी का कितना है, 27% होना चाहिए, ठीक है, तो ये, और उसमें भी आपको ईडब्ल्यूएस में 10% है। तो इसको मिला के तो जितने भी लोग हैं उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो अदर बैकवर्ड और ईबीसी हैं ये दोनों मिला के 65% है फ्रॉम द करेंट 50%। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि ये इसका जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है इंदिरा सोनी का, उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको चेंज करना है तो ये तो ऑफकोर्स, तो ओबीसी मेक 27% ऑफ पॉपुलेशन एंड गेट कोटा ऑफ 12%, वाइल ईबीसी मेक 36% ऑफ पॉपुलेशन एंड गेट कोटा ऑफ 18%। समझ रहे हो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 27% ओबीसी करते हैं लेकिन हम कोटा उनको उतना नहीं दे रहे हैं, और ईबीसी भी इतना परसेंट है 36%, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 63 होगा ना। तो वो ये कह रहे हैं कि 27% की जगह पे हम उनको कम दिए हैं, 12% रिजर्वेशन देंगे, 36% का जो ईबीसी का पॉपुलेशन है वो उनको हम देंगे 18%। तो इस हिसाब से भी हम देंगे तो 43% का तो कोटा जाना चाहिए। और अगर ये टोटल इस तरीके से जोड़ेंगे, 63% अगर इनका होता है तो 43% तो रिजर्वेशन दो इनको, इनका ऐसा मानना है। और अगर टोटल एसटी एससी का भी जोड़ोगे और अगर ईबीसी और ओबीसी का भी जोड़ोगे, ईडब्ल्यूएस का जोड़ोगे, तो बिहार में टोटल जो रिजर्वेशन का जो वो हो जाएगा वो 75% स्लैब यहाँ पे चला जाएगा। और ये जो है वो चैलेंज हो जाएगा कहाँ, आपको कोर्ट में। क्यों? क्योंकि जो आपके जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट को, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो देखते हैं रिजर्वेशन का बैकग्राउंड क्या है। सो मंडल कमीशन, एज सबको पता चल ही गया है ये चीज़ कि मंडल कमीशन के बारे में मैंने बता दिया पिछले बार भी कि मंडल कमीशन आर दिस, और जो सेकेंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज कमीशन जिसको बोलते हैं, was established in India in 1979 with a mandate to identify the socially और educationally backward classes of India। socially चाहे वो आपको सोशली तरीके से हो या फिर आपको एजुकेशनल तरीके से बैकवर्ड क्लासेज हो, उसके बेस पे कमीशन को बैठाया गया था कि बताओ कि क्या कर सकते हैं। और इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, बीपी मंडल उसके चेयरमैन थे, हेड थे, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया 1 साल के बाद 1980 में, और इम्प्लीमेंट हुआ 90 में, 10 साल लग गए इसको इम्प्लीमेंट कराने में। कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया कि 52% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वाज कंप्राइज ऑफ ओबीसी। इन्होंने 52% बोला कंट्री में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बिहार में 63% हो रहा है, यहाँ उससे भी ज़्यादा है। इनिशियली द कमीशन आर्गूड दैट द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस शुड मैच दिस परसेंटेज, तो इसके साथ मैच होना चाहिए, लेकिन इतना परसेंट हुआ नहीं। हाउएवर दिस वुड हैव गॉन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एमआर बालाजी और स्टेट ऑफ मैसूर केसेज, 1963 का केस था, विच हैड लेड डाउन ए लिमिट ऑफ 50% एंड देयर विल बी ऑलरेडी 22.5% रिजर्वेशन फॉर एसटी एससी। तो इस मिला के क्या होगा कि एसटी एससी को 22.5% ऑलरेडी 15% और 7% के हिसाब से था। सो आपको उसको देखने की ज़रूरत है। सो जब भी ऐसे चीज़ें हों तो आपको ये ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है कि कितने परसेंट उनको मिलता था और कितने परसेंट जो है वो अभी देना है। सो गवर्नमेंट जो देना चाह रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे वैलिड है वो उसको देखते हुए दे, रेदर देन कि वो अगर कुछ इस टाइप का प्लान बना ले कि यस कि हम हमारे यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन जो है ओबीसी का वो ज़्यादा है, तो हम जो है वो 50% के जो आपकी क्राइटेरिया है उसको मैं उससे मतलब उसको तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना। सो ऑन दैट बेस तो ये देना, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई ऐसा हमको इतना परसेंट तो देना पड़ेगा। कितना परसेंट? कि जितने परसेंट उनका पॉपुलेशन है 52% उतना। लेकिन
क्योंकि उस समय भी जो बालाजी का केस था, स्टेट ऑफ मैसूर का केस था, वो एक टाइप का गाइडलाइंस था, लिमिट कर दिया था 50%। सो आपको वो देखने की ज़रूरत है। देयर फॉर द फिगर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी वाज कैप्ट 27%, इसीलिए जो है वो 27% दिया गया उसको। और व्हेन एडेड टू कीप द रिजर्वेशन बिलो द 50% मार्क्स, और जो जितने भी लोग होंगे आपको जहाँ तक रिजर्वेशन देना है, सो आपको यहाँ तक 50% दो, 50% के बाहर जो होगा आप नहीं दे सकते रिजर्वेशन। आपको इसके अंदर में जितने भी कास्ट को देना है आप दो, ये था। द कमीशन हैड आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेज अमंग नॉन हिंदू। सो ये तो नॉर्मल चीज़ है। रिकमेंडेशन देखो, ओबीसी मस्ट प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ 27% इन पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड विद द सेम 27% रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड एट ऑल लेवल। तो ये प्रमोशन की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हम करेंगे लेकिन वो अलग तरीके से, कि प्रमोशन में कितना परसेंट रिजर्वेशन है, कब देना है ये। द रिजर्व कोटा इफ अनफिल्ड शुड बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर पीरियड ऑफ 3 years। अगर इस साल अगर कोटा नहीं भरा गया तो 3 साल तक आप उस कोटा को भर सकते हो रिजर्वेशन की। ओबीसी शुड बी प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन सिमिलर टू, तो यस ये तो है ही, उनको भी है। रिजर्वेशन टू बी मेड इन पीएसयू बैंक, ठीक है, ये ठीक है। द गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी लीगल प्रोविजन टू इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन। तो ये इनके रिकमेंडेशंस थे, कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, उसके बाद प्रमोशंस में होने चाहिए, पब्लिक सेक्टर्स में होने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स में होने चाहिए, स्कूल्स में होने चाहिए, जो भी कॉलेज में होने चाहिए, इस सब की चीज़। सो अब देखते हैं चैलेंज ऑफ मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस, कुछ चैलेंजेस थे। मंडल कमीशन रिकमेंडेशन वर हाईली कंटेनियस टॉपिक इंडिया ड्यूरिंग 1980s. The commission headed by BP Mandal was tasked with identifying socially and economically backward community in the country and recommended measures to improve their conditions. तो आपको उसका कंडीशन इंप्रूव करने के लिए आपको ये कमीशन बैठाया गया था। किसका कंडीशन इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ, सोशली और एजुकेशन, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज है उनकी। Many people were opposed to Commission's recommendation, which includes setting aside a quota of government jobs and educational opportunity for member of this community. Some argued that this would lead to reverse discrimination against other groups, while others felt that it would be difficult to accurately identify who was truly or socially and economically disadvantaged. So आपको सब पता ही है कि एक मूवी भी देखा होगा आपने, कौन सी मूवी थी, आरक्षण करके, कि जब उस समय पे मंडल कमीशन का रिपोर्ट हो गया तो पूरे जो इंडिया में वो त्राहिमाम हो गया था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी, मंडल कमीशन रिकमेंडेशन वेयर इवेंचुअली इम्प्लीमेंटेड इन 1990, लेकिन 10 साल तक लगे, लेकिन 90 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडियन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट। While there are still debate over the effectiveness and fairness of these policy, these have undoubtedly had a major impact on Indian society. और ये बहुत सारे डिबेट डिस्कशंस के होने के बाद भी ये माना गया कि यस कुछ इसके फ्लॉज हैं, कुछ इसकी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी को तो वो ये इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशन मिल रहे हैं, लेकिन हम उसको रिवाइज करते रहने की ज़रूरत है। हमें देखने की ज़रूरत है कि रिजर्वेशन का रेलिवेंस कितना है। और इन कंटेम्प्रेरी टाइम में, अभी के समय में, आपको रिजर्वेशन जो है वो अभी भी सोशली आप और जो बैकवर्ड क्लासेज में जाएंगे तो आपको इतनी मतलब आपको गरीबी और डिफरेंट जो चीज़ें दिखेगी, वो एक टाइप का तथ्य मजबूत करता है, वो एक टाइप का आपको इस जो मंडल कमीशंस के रिकमेंडेशंस थे और जो रिजर्वेशन के जो क्लॉज थे वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है कि यस अभी भी हम जो गोल अचीव करने वाले थे हम वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए और डिफरेंट सेक्शंस को धीरे धीरे रिवाइज करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी को इससे प्रॉफिट हो रही है, अगर वो कम्युनिटी को प्रॉफिट हो गई है तो उसको हटा के किसी और को देने की ज़रूरत है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में आनी चाहिए। फिर इंदिरा सोहनी का बात जो मैं केस का बात करता हूँ उसमें यह है कि in the case of Supreme Court held that in this case Supreme Court held that 27% reservation for OBC as a constitutionally valid but with certain conditions। 27% रिजर्वेशन जो है वो OBC के लिए वैलिड है, अपहोल्ड कर दिया, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन से। कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन मस्ट बी इन 4 वॉल ऑफ 50% कैप। यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये 50% में तुमको जो करना है करो, इस 50% में नहीं करोगे। और ये इसका भी जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट मैंने पढ़े हैं, उसमें मोस्टली जो है इस 50% में जिसमें अपर क्लास की बात होती है और EWS की बात होती है, जनरल क्लास की बात होती है, मोस्टली अपर क्लास नहीं जनरल क्लास की सब आते हैं उसमें। सो उसमें
जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट है कि ये 50% में तुमको मतलब कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, कोई मेथड नहीं है, मेथडोलॉजी नहीं है जिसके बेस पे तुमने कैलकुलेट करके पूरे इंडिया में 50% का कैप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी जजमेंट को कह रही है। अभी भी मैं डी वाई चंद्रचूड़ साहब की बातें कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें यही था कि although it is not there is any method which has calculated that the 50% cap should be for category people and 50% for the others which are non comes from which are comes from the non category forms peoples. So in that scenario 50% का जो कैप लगा रखे हो वो कौन से मेथड पे तुमने कैलकुलेट किया, उसका कास्ट सेंसस क्या है, कुछ कहीं से तो लाया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, रेंडमली है वो 50%, ये 50% में तेरा 50% हमारा, ऐसा वाला। तो उस 50% में रेंडमली होने के बाद भी, लेकिन अब वो क्योंकि वो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेंस हो गया हर जगह पे, तो वही 50% रहेगा, ऐसा उनका कहना था। The court held that the reservation must be in the four wall of 50% cap and should not extend in promotion. अब promotion में तो दो, promotion जो होगा उसमें नहीं दोगे। The concept of creamy layer तो creamy layer मतलब कितना पैसा आपके फादर कमाते हैं उसके बेस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। The carry forward rule should not breach 50% सीलिंग। और ऐसा नहीं कि तुम इस साल का भी ऐड करके पिछले साल जो होगा वो 70% हो जाएगा, फिर से सीलिंग ब्रेक हो जाएगा 50% का। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन। तो आपको रिजर्वेशन के ऊपर मैं बार बार चीज़ें समझाता हूँ और एक ही वीडियो में मैं बार बार डालने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाओ इसको कि रिजर्वेशन केवल छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन, और उसमें भी बहुत सारे केस लॉज हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता आज। इन बिहार असेंबली ईबीसी अंडर रिप्रेजेंटेड वाइल सेवरल कम्युनिटी पंच अबव देयर वेट। सो आप इसको समझना कि ईबीसी जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है और इसी की वजह से इनको जो है ये बात कर रहे हैं कि इनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। सोशल जस्टिस नॉर्मल है। सिल्वर लाइन वो केरला वाला केसेज है, अभी भी चल ही रहा है, तो आपको पता ही है। फिल्म रिव्यू करते करते कुछ लोग इतने हो गए हैं कि फिल्म रिव्यू का काम होता है कि आपको इनलाइटेड करना, आपको एक टाइप का इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना कि इससे क्या आपको अचीव करेंगे, देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। एक टाइप का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होना होता है, रेदर देन कि आप जो इतने सारे लोग, जो प्रोड्यूसर्स लोग, जो फिल्म और जो डायरेक्टर्स बनाए हैं, आप उसको इतना निगेटिव बना दो कि लोग जाए नहीं। तो फिल्म रिव्यू जो लोग करने लगे हैं, कोई भी एरो गैरो उठ के फिल्म रिव्यू करने लगता है, तो उसको लेकर केरला हाई कोर्ट ने एक टाइप का बोला है कि फिल्म रिव्यू इंटेंडेड टू इन्फॉर्म एंड इनलाइटन, नॉट टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सटॉर्ट। सो कई लोगों की, आपको नहीं पता है, कई लोगों की उसकी ज़िंदगी चलती है, कई लोग उसमें काम करते हैं, छोटे मोटे यूनिट नहीं होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जब काम करते हैं तो एक ही बार में 1000 2-2 हज़ार लोग काम करते हैं। अगर इस टाइप की रिव्यूज अगर आप लिखेंगे, जो बोलेंगे पहले से रिव्यू दे देंगे, और तो उसका मार्केट ख़राब करते हैं, उसकी लाइवलीहुड ख़राब करते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उसका। सो आप उसको जेंटल इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगा वो दो। आप उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी बातें करो। आप रिव्यू इस बेस पे मत दो कि ताकि सामने वाले का कैरियर आपको ख़राब करना है। तो जीका वायरस का केस है, तो जीका वायरस को लेकर सर्वेलेंस रखने की बात कही जा रही है। तो जीका वायरस के बारे में समझ लेते हैं क्या है। जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय एडीज मॉस्किटो। तो एक मॉस्किटो से होता है विच बाइट मोस्टली ड्यूरिंग डे, और ये मतलब डे में जो काटने वाला डेंगू भी तो वही है, डे में ही काटता है, तो ये दिन वाले मच्छर है। मोस्ट पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्टेड डू नॉट डेवलप सिम्टम्स। कई लोगों में सिम्टम्स नहीं होते लेकिन कुछ में होते हैं, और 2 से 7 दिन तक चलता है। जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आज से नहीं बहुत पहले का न्यूज़ है। जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट टू बी बॉर्न विद माइक्रोसेफेली एंड अदर कॉन्जेंशियल मालफॉर्मेशंस एंड एज वेल एज प्री टर्म बर्थ एंड मिसकैरेज। तो कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है अगर प्रेगनेंसी के समय आपको जीका वायरस हो गया तो ये। और ये माइक्रोसेफेली एक टाइप का होता है कि ब्रेन जो छोटा होता है, बच्चों का ना ब्रेन छोटा होने लगता है, उसको बोला जाता है। सो जीका वायरस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विथ गुलियन बेयर सिंड्रोम्स। तो आप इसको भी याद रखिएगा और ये मैं समझाऊंगा। सो गुलियन बेयर सिंड्रोम्स और ये डिफरेंट जो भी हेमाइटिस एंड एडल्ट्स, ये आप उसको याद रखना। सो जीका वायरस जो है वो आपको गुलियन बेयर सिंड्रोम्स पूछो तो इससे रिलेटेड ये है। फिर उसके बाद जीका वायरस डिजीज डिक्लाइन 2017 के बाद डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अभी भी अमेरिकन और कुछ जगह पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर जीका वायरस इज मॉस्किटो बॉर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा। तो ये कभी कभी ना यूपीएससी का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि यूपीएससी कैसे। एक बार आपको याद है कि कौन सा ऑयल था वो पूछा था, वो नाइजर में होता है कुछ तो था, पाम ऑयल शायद मेरे हिसाब से था, पाम ऑयल अगर आपको याद हो तो पाम ऑयल पूछा था कि ये इसका नेटिव कौन से कंट्री को है, लेकिन सारे लोग ने इंडोनेशिया लगाना स्टार्ट कर दिया था कि इधर होता है,
जबकि वो पूछ रहा था कि पाम ऑयल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, नेटिव कहाँ है। तो सेम चीज़ें पूछ सकता है कि जीका वायरस जो है वो कहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। तो आपको युगांडा 1947 के आसपास की बात है। और ये मोस्टली जो है इन्हें रेसेस मैकाओ मंकी से हुआ था। इन्हें मैकाओ मंकी होता है। फॉलोड बाय एविडेंस ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन। उसके बाद ह्यूमन्स के बाद, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री में है, अलग अलग कंट्री में जो है वो 1950 के आसपास फैलना स्टार्ट हो गया। फिर 1960 से लेकर 1980 तक बहुत ज़्यादा वो फैला, स्पोरेडिक ह्यूमन इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हुए अफ्रीका और एशिया में। हाउएवर 2007 के बाद जो आउटब्रेक हुआ है जीका वायरस डिजीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक। सो अलग 2007 के बाद तो अलग अलग फैलने लगा। पहले तो अफ्रीका में कंट्री में फैला, उसके बाद फिर अलग अलग एशिया में फैला, फिर एशिया अमेरिका हर जगह फैल गया और पैसिफिक में भी फैल गया। Outbreak of Zika virus disease were identified throughout the most of the America and other region established Aedes aegypti mosquito infection were detected in travelers from active transmission area and sexually, ये important है आपके लिए कि sexually transmission was confirmed as a alternative route of Zika virus infections। So अगर आपको उसमें ऑप्शंस में आए कि Zika वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है कि नहीं, तो आंसर आपको यस में लगाना है। So this is all about Zika virus। हाँ, अगर पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर अगर वहाँ पे जो है वाटर का जो है क्राइसिस हो रहा है, वाटर टेबल जो है वो डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वाटर टेबल सबको पता है कि पहले जहाँ पे पानी आपको मिल जाता था जितना लेवल पे ज़मीन के अंदर, अब वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और आपको ज़्यादा और मेहनत करना और खुदाई करनी पड़ेगी, 700 800 जितना भी मीटर हो, तो आपको मतलब वाटर टेबल क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। मान लो कि अब गांव में चापाकल किसने देखा है, नल जिसको बोलते हैं, कल बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अभी कितना फीट पे, गांव वाले बोलते हैं ना कि इतना फीट पे ही पानी है। सोचो कि वो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे मेहनत करना पड़े, उसको ज़्यादा अंदर तक ड्रिल करना पड़े, तब आपको जाके पानी मिले, तो कितना दिक्कत है। तो वाटर टेबल डिक्रीज होने का मतलब होता है कि पानी की अवेलेबिलिटी, जो सरफेस जो पानी का जो वो है वो कितने अवेलेबल है, जो अपना जो कितना किलोमीटर या कितना मीटर में कह सकता हूँ मैं। सो ये अगर मान लो कि अपना ज़मीन है, तो ज़मीन से कितने नीचे तक, इतना नीचे, इतने नीचे, इतने नीचे, कितने नीचे तक जो है वो पानी अवेलेबल है। अगर यहाँ है तो वाटर टेबल गुड है, यहाँ है तो थोड़ा ठीक है भाई, यहाँ है तो और खराब है भाई, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत कर रही है। तो वाटर टेबल चीज़ें हो रही है पंजाब में जो है वो डिक्रीज हो गई है। और उसका रीज़न ये है कि पैडी क्रॉप्स, वो बता रहे कि बोले थे कि हमारे यहाँ तो पैडी क्रॉप्स होता भी नहीं था, लेकिन वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था तो हम कर रहे थे। तो अब तो हम चाह रहे हैं कि पैडी क्रॉप छोड़ दें और मिलेट उगाएं, लेकिन उसके लिए आप हमको क्या करो, एमएसपी दो मिलेट के लिए। और अगर एमएसपी दोगे तभी तो हम करेंगे, अदरवाइज आपने तो जो पैडी को इतना ज़्यादा एमएसपी दे रखा है कि सारे लोग पैडी ही पैडी करेंगे, और उसके बाद जो होगा उससे क्या होगा कि आप कहोगे कि जो वाटर टेबल का डिक्रीज हो रहा है, तो आपको उसको, तो एपेक्स कोर्ट के ऊपर इन्होंने ये बोला है, तो एपेक्स कोर्ट वो बात सुन रही थी। 70 आवर्स का वीक लाइन ये बता दिया कि नारायण मूर्ति का जो एक आइडिया था कि आपको 70 घंटे ज़्यादा काम करोगे, आप मान लो कि एक वीक में 70 घंटे काम करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी देश जो है वो जल्दी तरक्की करेगी। इसमें कोई गलती नहीं है, सॉरी यार, इसमें कोई गलती नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, आप प्रोत्साहित करना चाहते हो। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप लेबर लॉज को ब्रेक करते हुए, जो डिसेंट वर्क्स है उसको ख़त्म करते हुए आप उसको, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो आपको मेंटल थकान, फेटिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती हैं, आप पर्सनल लाइफ जीना बंद कर देते हो, आप जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दोगे। तो वो चीज़ें, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है रेदर देन इकोनॉमी से, क्योंकि एट द एंड में अगर हेल्थ डिट्रॉइट होगा तो इकोनॉमी जो देश की होगी वो ख़राब होगी। तो वही चीज़ लेकर राइटर ने बहुत बड़ा अच्छा सा लिखा है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट यही चीज़ें समझाने की कि इंटरनेशनल लेबर लॉज के भी कुछ कानून हैं कि डिसेंट है। और फिर उसने ये भी कहा है कि आप इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं या फिर आप बायलैटरल ट्रीटी कर रहे हैं, उसमें भी क्या है कि जैसे ईयू के साथ इन्होंने एग्जांपल दिया कि फ्रांस, ईयू और नीदरलैंड, डिफरेंट डिफरेंट के साथ अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी लेबर लॉज है। और वो जब वो ट्रीटी साइन करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे जो आपको लेबर लॉ है उसको फॉलो करना है, कि वहाँ पे डिसेंट इन्फॉर्मेशन होना, सर इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसके साथ लेबर के साथ कुछ इस टाइप की जाति नहीं होनी चाहिए। तो आप तो इतने सारे लोगों के साथ बीआईटी साइन कर रहे हैं और एफटीए साइन कर रहे हैं, तो आपको लेबर, इंटरनेशनल लेबर लॉ तो फॉलो करना है, और वहाँ तो है नहीं इतने घंटे काम करने का। तो आप इस टाइप की चीज़ें करेंगे तो फिर वहाँ भी जो है वो मार खाएंगे। सो इस ये वाली चीज़ है, मार खाना मतलब वहाँ पे कोई मारेंगे नहीं, मतलब मार खाने का मतलब हम वहाँ पे लैग करेंगे। ठीक है, वो फोक लैंग्वेज में बोल दिया, पता चला आप बोलेंगे कि नारायण मूर्ति को मारने की बात कर रहा था।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो हमको जो बहुत सारे जो लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उसको भी फॉलो करना है। तो और उसके बाद जापान और आप जर्मनी का एग्जांपल दे रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जापान और जर्मनी जो है धीरे धीरे तो उन्होंने कम ही किया था, उन्होंने इतने घंटे कभी नहीं काम किए थे। तो वो एक टाइप का गलत मिस कैलकुलेशंस हैं और इसके ऊपर ये इनका ये बना दिया गया है। और उसके बाद अगर आपको इम्प्रूव ही करना है तो आप अपने जो है इसको इम्प्रूव करो। इसकी बात है कि आप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्पेंडिंग है, अगर आप देखोगे उठा के, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है प्राइवेट सेक्टर कि कितने लोग प्राइवेट सेक्टर, कितने परसेंट लोग जो हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के वो इसमें रिसर्च R&D में इन्वॉल्व हैं। सो अगर आप देखोगे चाइना का 77% जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो R&D काम करता है। और क्योंकि इन्फोसिस के ये हैं तो ऑफकोर्स ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो 45% इंडिया का काम करता है, पहले 41% करता है, एक्चुअली 45% पहले करता था। उसके बाद दूसरे कंट्री को देखोगे, यूनाइटेड स्टेट को देखोगे तो 75% करोगे, जापान और कोरिया को देखोगे 79% लोग। तो जितने भी वहाँ पे कॉर्पोरेट हैं वो R&D में बिलीव करते हैं। लेकिन आप इनोवेशंस की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लेबर लॉ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि नहीं नहीं भाई, तुमको 72 घंटे काम करना है, तुम्हें 70 घंटे काम करना है, रेदर देन सेइंग कि यस तुमको काम करना है, जितना ज़्यादा कर सको करो, कोई टाइम आवर मत दो उसको। और उसके बाद भी तुम अपने इनोवेशंस पे ध्यान दो कि तुम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, सही यूज करोगे, अपना फंड बढ़ाओ। सो आप तो इस टाइप की बातें करोगे जहाँ पे लेबर को स्ट्रॉन्ग करोगे और अपना इनोवेशंस के ऊपर काम नहीं करोगे। सो उसको लेके ये राइटर लिखने की कोशिश किए हैं और काफ़ी अच्छा लिखे हैं। 2021 का रिपोर्ट बताया है कि कैसे हमारा नीति आयोग का रिपोर्ट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे गिरा है, कि इनोवेशंस में पहले हम 0.65 थे, फिर 0.64 हुआ है 2021 में। सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। सो ये न्यूज़ था। भूटान वाला तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इजराइल वाला वही चलता रहता है कि आपको यूएसए को कह रहा है कि आप प्रेशर बनाओ ताकि इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे थोड़ा सा रिलीफ दे। इंटरनेशनल लॉज के बारे में यही बता दें, केवल इसके बारे में ये समझने की ज़रूरत थी जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा था। इसमें कुछ भी आपको ये 11,000 12,000 करोड़ कुछ भी नहीं भरना है, आपके लिए इररेलेवेंट है। The presumption can be repeated only if the domestic law explicitly contravenes international law. In other words, wherever possible, domestic law should be interpreted in manner that does not contradict Indian obligation under international law. जब भी तुमको डोमेस्टिक लॉ को इंटरप्रेट करना हो तो इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि इंटरनेशनल लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस में, ऑब्लिगेशन के साथ ना आए। दिस अप्रोच इंश्योर दैट progressive international law is given effect by the court to protect the right to citizen and personal, even if the legislature and executive have not acted to transform into domestic law to whatever reason. अगर वहाँ के एग्जीक्यूटिव और वहाँ के जो लॉ जो लेजिस्लेटिव है अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है तो जुडिशरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से इंटरप्रेट करो डोमेस्टिक लॉज को कि इंटरनेशनल लॉ भी वहाँ पे सेव हो जाएं। Thus, international law is not just a interpretative tools; it is essential implications domestically. ये आपको केवल दिमाग में याद रखना था। और ये चीज़ हो क्यों रहा था? तो ये इसलिए हो रहा था कि DT और ये विशाखा गाइडलाइंस और डिफरेंट चीज़ वो कहाँ से उठाए हो, वहीं से तो इंटरनेशनली से तो उठाए हो, तो वो उसकी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इतना डिटेल में था, तो मैंने तो पूरा पढ़ा, लेकिन आपके लिए रेलिवेंट नहीं था कि सेक्शन 91 इनकम टैक्स बता दो, नॉट इम्पोर्टेंट। कतर वाला मैंने आपको बता दिया। कोटा का एक मैं बनाऊंगा मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के ऊपर, लेकिन मैं अभी इसको कोटा में कितने लोग जो हैं वो बच्चे लोग जो हैं वो तैयारी में कितना सारा प्रेशर में है उसको लेके है। यस, कॉन्गो को लेके है। तो कॉन्गो को लेके सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपको मैप पे देखो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में साइड में युगांडा है और इन दोनों के साथ थोड़ा सा पंगा चल रहा है। और ये दोनों जो एथनिक क्लाइज, आपको केवल तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये है कि एथनिक इशू है कि कुछ ऐसे जो एथनिक लोग थे कि कुछ एक साइड में कुछ और थे, एक साइड में जो तुत्सी और दूसरे साइड में हुत्तू। तो ये अगर आप याद रख सकते हो तो तुत्सी टी है ये, तुत्सी वर्सेस हुत्तू। सो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का, तो आप वहाँ पे देखना। लेकिन आपको ये लगता है कि ये मोस्टली है क्या, तो ये देखो, द कन्फ्लिक्ट इन DRC डेट्स बैक इन 1990 व्हेन इट वेंट थ्रू 2 सिविल वॉर। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 सिविल वॉर हो चुके हैं 1996 एंड 1998 में। द इन्फ्लिक्ट इरप्टेड इन द वेक ऑफ रवांडन जीनोसाइड। एक रवांडन जीनोसाइड हुआ था 1994 में, एथनिक हुआ था, जब जिसमें क्या था, हुतू एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो करीब करीब तुतीस को मार दिए थे, और जो नॉन एक्सट्रीमिस्ट हुती थे, मतलब हुतूज में भी वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो मान लो मॉडरेट थे, वो हुतूज को भी मार दिए थे, जीनोसाइड हुआ था उनका।
ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, रवांडा में हुआ था। सो यहाँ पे जब हुआ ना, सो ये देखो, सो यहाँ पे जब होगा ना तो उसने क्या किया कि यहाँ के सारे लोगों यहाँ यहाँ भागना स्टार्ट किए इस साइड। ठीक है, सो ये इधर का जो है ईस्ट साइड में यहाँ बढ़ गया। अब ये लोग इसमें गुस्से हैं कि इसको ये छोड़ के कैसे भागा, तो वो जो हुतूज हैं उसको भी मार रहे हैं। सो ये मोस्टली है। तो पहले तो ये हो गया कि हुआ वहाँ पे, ठीक है, और उसका जो लोग हैं वो भागना स्टार्ट हुए इधर। फॉलोइंग द रवांडा जीनोसाइड अराउंड 2 मिलियन हुतू रिफ्यूजी क्रॉस रवांडा इनटू नॉर्थ कुकू एंड साउथ कुकू प्रोविंसेस ऑफ डीआरसी एंड दे ऑर्गेनाइज एथनिक मिलिटीज इन डीआरसी फियरिंग प्रोसिक्यूशन। और जहाँ पे वो भागे ना इतने लोग, तो वो वहाँ पे अपने बंदे बनाना स्टार्ट किए, अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट किए, अपने मिलिटीज़ बनाना स्टार्ट किए। और वो मतलब एक दो नहीं, कितने 50 या 60 वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और वो आपस में लड़ते रह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हुतूज लड़ रहे हैं इससे, तितीस से और उससे जो भी है। सो आपको वो देखने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, द मल्टीपल रेबल ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हो गए हैं, सब अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे ना। सेवरल एक्टर्स फाइटिंग इन रीजनल हैव कैरिड आउट वाइड स्प्रेड किलिंग वायलेंस। ऑफकोर्स जहाँ पे वायलेंस हुआ वहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस, सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, ट्रैफिकिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। सो एट्रोसिटीज़ तो स्टार्ट हो गए। सो ये पूरा इनका कंसेप्ट है। तो आपको फ़िलहाल के लिए तो आपको ये जो डिटेल में है इसके लिए पूरा, क्योंकि ये 25-30 मिनट लगेंगे पूरा समझाने में, क्योंकि दो एथनिक्स, जैसे आपको मैती वर्सेस कुकी पता है ना, जो आपको मणिपुर में देख रहे हैं आप लोग। सो कितना बड़ा इशू है, उसको समझाने के लिए अब मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ा था। तो ये वीडियो यहाँ पे नहीं बन सकती है, केवल आपके उसके लिए कि आपको आज का न्यूज़ छूट ना जाए, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें केवल अभी के लिए याद रखो कि कॉन्गो जो है वो न्यूज़ में है, बाकी इसका डिटेल मैं बता दूंगा। MiG-21 यस, बहुत दिन तक सर्विस दिया, थैंक यू सो मच सर्विस देने के लिए। अब इनके 2 ही 3 चीज़ बचे हैं हमारे पास, 2 ही 3 जो इनका वो है बचा है, बाकी सारे को जो है भी वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब इसकी जगह पे जो है इंडिया का जो बना हुआ जो होगा इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA, और उसका शायद उसमें भी MK-1A है, वो होगा हमारा, इसको रिप्लेस करेगा। और हम जो राफेल लिए हैं वो भी हमें काम आएगा अब। और एक और भी चीज़ है जो वो दो मिलके जो है इंडियन एयरफोर्स को सर्विस देगा। तो आपको याद, और ये बहुत ज़्यादा जो है आपको पता ही है कि पाकिस्तान के साथ, और जो अफगान वो वाला चीज़ हुआ था पाकिस्तान के साथ हमने यूज किया था, और MiG-21, और एक और जगह पे किया था, कहाँ पे किया था, जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था 1971 में, तब भी हमने शायद यूज़ किया था इसका। तो आप इसको याद रखें। तो MiG-21 बहुत ज़्यादा, और यही MiG-21 तो अभिनंदन जी उड़ाते थे, जो वहाँ पे चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। तो ये है, तो इनकी कुछ अच्छी यादें हैं हमारे साथ। और इसकी जगह पे तेजस, राफेल, ये सब अपने को सर्विस देगा। नेक्स्ट, बाकी तो यस, अगर आप जज का नाम, अगर आप मान लो कॉलेजियम सिस्टम, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सेंटर को भेजती है कि इनको जज बनाना है हाई कोर्ट में, तो आप उनके पास्ट हिस्ट्री को मत ट्रेस करो। कि अब मान लो कोई क्रिमिनल, एग्जाम्पल के दिया है कि मान लो कोई क्रिमिनल लॉयर है और अगर अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में लड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मान लो कोई सा भी MP है वर्सेस कोई केसेज आया, और इसमें जो लॉयर है वो सरकार के खिलाफ लड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ऐसा मानता है कि अगर इसका नाम रिकमेंड किया कि इसको जज बनाना है हमको, तो आप इतना सोचो मत। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, वो उस समय काम कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सरकार के खिलाफ होगा या फिर पर्टिकुलर चीज़ों के खिलाफ होगा। आप उसका नाम पे इतना ज़्यादा आप सोचोगे तो फिर दिक्कत है। तो वही कोर्ट कह रहे हैं कि द कोर्ट सेड दैट द गवर्नमेंट पिक एंड चूज पॉलिसी बोथ इन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। सो कॉलेजियम सिस्टम जो है जो नाम देती हैं उसके ऊपर इतना पिक एंड चूज मत करो। कोई ऐसा रीजन है तो बताओ, अदरवाइज किसी का नाम देना किसी का नाम नहीं देना वो तो ख़राब चीज़ें हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पंजाब को की स्टेबल बर्निंग को लेकर थोड़ा सा है, और ये बता ही दिया कि जो भी ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का पटाखे को लेकर वो सबके लिए है, इसके लिए नहीं है। ये चीज़ आपको मैंने बता दिया, रश्मिका मंदाना के ऊपर डीप फेक्स कि उसकी शक्ल चेंज कर दी गई थी, तो उसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, बता दिया मैंने। टीवी का रिपोर्ट बता दिया मैंने। नेक्स्ट, GST, देखो GST बहुत सारे टैक्सेज पहले इनडायरेक्ट टैक्सेज थे, तो बहुत सारे टैक्सेज में क्या होता, कभी कभी डबल टैक्स लग जाता था, आपको पता नहीं चलता था, ये भी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, उसको हटा के हमने GST लाया। तो वो बोले थे कि GST आने की वजह से बहुत सारे टैक्स जो कम हो गए, इससे कंज्यूमर को प्रॉफिट हुआ, बस इतना समझना है तुम्हें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
कॉटन का थोड़ा इस पर आउटपुट जो है वो 6% लोअर देन है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़। और आप अपना ध्यान रखेंगे और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे। और दिवाली का वीक है तो कोशिश करें कि जो पॉल्यूशन फ्री दिवाली हो, ठीक है, उस टाइप का मनाएं। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बस, बाकी आप समझदार लोग हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।